एपिसोड 1, 2 और 3 जश्न का दिन। ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ की मिट्टी में बलिदान की गंध और कहानियों में वीरता की अमर गाथाएं गूंजती हैं। वही राजस्थान जहाँ आज़ादी, वीरता, नीति, आदर्श और कहीं कहीं अंधविश्वास और पुरानी सोच भी विद्यमान है। इसी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर के निवासी हैं ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध और सम्मानित ठाकुर साहब हैं। उनके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत वहां किसी में नहीं है। आज कुशाल सिंह के घर में बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि उनके बेटे यशराज सिंह ठाकुर का 14वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरी हवेली फूलों और रोशनी से सजी हुई है। घर के हर कोने में उत्सव का माहौल है। यश अपने भाइयों और दोस्तों के साथ हवेली में इधर उधर दौड़ते भागते और खेलते हुए हंसी खुशी का माहौल बना रहा है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है? यह इतनी सजावट और रोशनी किस लिए? साधु बाबा की आवाज सुनकर घर में काम कर रहा नौकर हरि बाहर आता है। साधु बाबा को देखकर वह हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। हरि, प्रणाम बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, साधु बाबा, तू मुझे क्या देगा? तेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ले सकूं, पर मैं यहाँ कुछ देने आया हूँ, इस हवेली के ठाकुर को। साधु बाबा की गंभीर आवाज सुनकर अंदर बैठे ठाकुर परिवार के सदस्य भी बाहर आ जाते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह हाथ जोड़कर साधु बाबा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह, खम्मा घनी, बाबा, हरि, इन्हें यहाँ क्यों खड़ा रखा है? जाओ, इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। बाबा, कृपया अंदर आइए। लेकिन साधु बाबा गुस्से से हंसते हुए कहते हैं, साधु बाबा, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन मनाने आया हूँ? मूर्ख है तू। ठाकुर, मैं यहाँ तुझे चेतावनी देने आया हूँ। ठाकुर कुशाल सिंह हैरान होकर कहते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह, कैसी चेतावनी बाबा? और मेरे बेटे का जन्मदिन मनाने से मैं मूर्ख कैसे हो गया? साधु बाबा गंभीर आवाज में कहते हैं, साधु बाबा, तेरे लिए आज खुशी का दिन है, लेकिन सच तो यह है कि यह तेरा बेटे का आखिरी जन्मदिन है। 6 दिन बाद तू अपने बेटे का शव देखेगा। उसकी मौत की वजह भी तू ही होगा। ये सुनकर ठाकुरानी सा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परेशान होकर ठाकुर कुशाल सिंह से कहती है, ठाकुरानी सा, ठाकुर सा, ये बाबा ऐसी अपशगुनी बातें क्यों कर रहे हैं? यश का आखिरी जन्मदिन, ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर कुशाल सिंह बाबा से विनम्रता से पूछते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह, बाबा कृपया अपनी बात स्पष्ट करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। साधु बाबा गुस्से से जवाब देते हैं, साधु बाबा, तेरे बेटे की कुंडली किसी पंडित को दिखा दे, वह भी यही कहेगा कि तेरा घर का चिराग बुझने वाला है। अब इस जन्मदिन का जश्न छोड़ और शोक की तैयारी कर। ये सुनकर ठाकुर कुशाल सिंह के छोटे भाई ठाकुर अनुज प्रताप सिंह गुस्से में कहते हैं, ठाकुर अनुज प्रताप सिंह, ये साधु ढोंगी है, इसकी बातों में मत आओ, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। अनुज प्रताप सिंह साधु बाबा को हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बाबा हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, साधु बाबा, मैं तुम्हें सचेत करने आया था और तुमने मेरा अपमान किया। अब देखना तुम्हारे परिवार का क्या होता है। साधु बाबा चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द ठाकुरानी सा के मन में गूंजते रहते हैं। भोज का समय आता है, पर ठाकुरानी सा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नौकरानी रूपा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। रूपा, रानी सा, शायद साधु बाबा की बात गलत हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ है भी तो इसका हल जरूर होगा। क्यों न पंडित जी से कुंडली दिखवा ली जाए। ठाकुरानी सा सहमति में सिर हिलाती है। उनके मन में एक उम्मीद जगती है कि शायद सच कुछ और ही हो। क्या वाकई साधु बाबा की भविष्यवाणी सच होगी? क्या ठाकुर कुशाल सिंह अपने बेटे यशराज को बचा पाएंगे? इस रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी में आगे क्या होगा? एपिसोड 2, साधु की भविष्यवाणी। हो तो ये भी सकता है कि वो सही हो। रानी सा रूपा की ओर देखते हुए कहती है। रूपा कहती है, हो सकता है, लेकिन आपके इस तरह विलाप करने से तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा ना। रानी सा, अगर ऐसी कोई समस्या है भी तो उसका कोई न कोई हल भी जरूर होगा। आपको याद है उन साधु बाबा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम किसी पंडित को यश कुंवर सा की कुंडली दिखाकर इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं। अगर आप कहें तो क्या मैं पंडित जी को बुलवा भेज दूं? रानी सा रूपा की बात सुनकर उसकी ओर देखती है। रूपा कहती है, इससे आपका शक भी दूर हो जाएगा और आप सबके साथ यश कुंवर सा का जन्मदिन भी मना पाएंगी। रूपा की बात सुनकर वो अपना सिर हिला देती है और कहती है, ठीक है, तुम जाकर पंडित जी को यहाँ आने का बुलवा भेजो, मैं उनसे बात करने के बाद ही भोजन करोगी।
रूपा उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है और वहां से बाहर चली जाती है। रूपा ठाकुर परिवार के राज पंडित तथाचार्य जी को हवेली आने का संदेश भेजती है और उनसे हवेली आने का आग्रह करती है। दूसरी ओर बाहर सबके साथ खाने की टेबल पर बैठे ठाकुर सा अपनी रानी सा के आने का इंतजार कर रहे थे। रूपा को उन्हें बुलाने गए जब बहुत देर हो जाती है, लेकिन तब भी रानी सा वहां नहीं आती है तो ठाकुर कुशाल सिंह अनुज प्रताप सिंह की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी भाभी सा अब तक आई नहीं, जाकर देखो तो क्या बात है, वो हमें इतना इंतजार क्यों करवा रही है। अनुज प्रताप सिंह अपना सिर हिलाते हुए खड़े हो जाते हैं और उनके कमरे की ओर चले जाते हैं। वो रानी सा के कमरे की ओर जाते उससे पहले ही उनकी नजर हवेली के मुख्य द्वार से अंदर आते उनके राज पंडित जी पर पड़ती है। राज पंडित को वहां देख अनुज प्रताप के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो उन्हें अंदर आते देखने लगता है। पंडित जी सीधे उसके पास आते हैं और कहते हैं, खम्मा घड़ी छोटे ठाकुर सा। खम्मा घड़ी पंडित जी, आप इस समय यहाँ, कोई शुभ समाचार है? अनुज प्रताप सिंह पंडित जी से पूछता है। पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं ठाकुर सा, क्या शुभ समाचार होगा, मैं तो यहाँ रानी से बुलवा भेजा था इसलिए आया हूँ, ये जानने के लिए कि वे मुझसे किस लिए मिलना चाहती है। अनुज प्रताप सिंह अपनी भाभी सा के कमरे की ओर देखता है और फिर वापस पंडित जी की ओर देखते हुए कहता है, भाभी सा ने बुलवा भेजा था, लेकिन किस लिए? माफ कीजिए, आप आए और मैंने आपसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। आप बैठिए, मैं भाभी सा को बुलाकर लाता हूँ। पंडित जी वहां हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और अनुज अपनी भाभी सा के कमरे की ओर मुड़ता ही है कि तभी देखता है कि रानी सा रूपा के साथ अपने कमरे से बाहर ही आ रही थी। अनुज उनके पास जाता है और कहता है, भाभी सा, ये पंडित जी यहाँ क्यों आए हैं? आपने उन्हें बुलवा भेजा था? हाँ देवर सा, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। वो आज सुबह जो साधु महाराज आए थे उनकी बातें अब भी मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही है। मैं सिर्फ एक बार पंडित जी को अपने यश की कुंडली दिखाना चाहती हूँ। एक वे कह दे कि यश को कुछ नहीं होगा तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी और यश की चिंता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन भाभी सा, मैंने आपसे कहा था ना कि। रानी सा अनुज प्रताप सिंह की बात काटते हुए कहती है, देखो देवर सा, ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरे शक का इलाज है और पंडित जी के कहने पर मेरा शक दूर हो सकता है तो इसमें बुराई ही क्या है। आप जाकर भोजन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में वहां आती हूँ। अनुज प्रताप सिंह अपना सिर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। रानी सा पंडित जी के सामने बैठते हुए रूपा से कहती है, पंडित जी को यश की कुंडली दो। रूपा अपना सिर हिलाते हुए पंडित जी को यश की कुंडली दे देती है। कुछ देर तक पंडित जी उसकी कुंडली देखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र देखते हैं। यश की कुंडली देखकर उनके माथे पर पसीना आने लगता है। वो अपने झोले से एक किताब निकालते हैं और उसमें कुछ ढूंढने लगते हैं। यश की कुंडली को देखकर उन किताब में देखते हैं और फिर रानी सा की ओर देखते हैं। रानी सा उन्हें इस तरह परेशान होते देखकर रूपा की ओर देखती है और फिर पंडित जी की ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? पंडित जी अपनी पुस्तिका वापस बंद कर अपने झोले में रख देते हैं और कहते हैं, रानी सा, आपने मुझे आज ही के दिन यहाँ यश कुंवरसा की कुंडली दिखाने के लिए बुलाया, इसकी वजह जान सकता हूँ? रानी सा उनसे उस साधु बाबा के बारे में बात छुपाते हुए कहती हैं, क्यों पंडित जी, कुंडल दिखाने का भी कोई निश्चित समय होता है क्या? आज मेरे यश का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जाना जाए कि मेरा यश बड़ा हो क्या बनेगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। तो बताइए, क्या लिखा मेरे यश की कुंडली में? रानी सा की बात सुनकर पंडित जी यश की कुंडली अपने सामने रखे टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, रानी सा, यश कुंवरसा की कुंडली में लिखा है कि मुझे नहपता कि मैं आपको ये बात कैसे बताऊं। आप आज उनके जन्मदिन की खुशियां मनाने जा रही हैं और मैं आपको ये। पंडित जी, बात को इतना बाइए मत और बताइए कि क्या लिखा है मेरे यश की कुंडली में। पंडित जी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहते हैं, यश कुंवरसा की कुंडली में लिखा है कि उनके 14 जन्मदिन पर, वो जन्मदिन नहीं जो आप आज मना रही, ये जन्मदिन तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज से ठीक 6 दिन बाद यश कुंवरसा का जन्मदिन है और उनकी कुंडली में लिखा है कि उस दिन क्या पंडित जी? रानी सा कहती है। पंडित जी कहते हैं, रानी सा, उस दिन यश कुंवरसा की मौत हो जाएगी और वो भी ठाकुर सा के कारण। क्या? रानी सा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और भय से भरे चेहरे के साथ पंडित जी की ओर देखती है, फिर रूपा की ओर देखते हुए कहती है, इसका मतलब वो साधु महाराज सही कह रहे थे, सच में मेरे यश की जान को खतरा है। उनकी ये बातें ठाकुर कुशाल सिंह ने सुन ली थी। रानी सा के ना जाने पर जब अनुज उन्हें बताता है कि पंडित जी आए हुए हैं, वो खुद भी उनसे मिलने बाहर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि रानी सा उन्हें यश की कुंडली दिखा रही थी।
ठाकुर कुशाल सिंह ने अब तक की उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो पंडित जी की ओर आते हैं और अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, खम्मा घनी पंडित जी। पंडित जी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, खम्मा घनी हुकुम। रानी सा ठाकुर सा की ओर देखती है और उनकी ओर आते हुए कहती है, सुना आपने ठाकुर सा, पंडित जी ने क्या कहा? हमारे यश की जान को खतरा है, और वो भी आपकी वजह से। ठाकुर कुशाल सिंह पंडित जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम यश की जान बचा सकते हैं? कंटिन्यू एपिसोड 3 समस्या का समाधान। ठाकुर कुशाल सिंह ने अब तक की उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो पंडित जी की ओर आते हैं और अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, खम्मा घनी पंडित जी। पंडित जी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, खम्मा घनी हुकुम। रानी सा ठाकुर सा की ओर देखती है और उनकी ओर आते हुए कहती है, सुना आपने ठाकुर सा, पंडित जी ने क्या कहा? हमारे यश की जान को खतरा है, और वो भी आपकी वजह से। ठाकुर कुशाल सिंह पंडित जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम यश की जान बचा सकते हैं? पंडित जी एक बार फिर यश की कुंडली देखते हैं और कहते हैं, है। इस समस्या का समाधान है ठाकुर सा, लेकिन शायद थोड़ा सा मुश्किल है। ठाकुर कुशाल सिंह उनकी बात सुनकर कहते हैं, मुश्किल क्या, अगर असंभव भी हो तो मैं उसे संभव बनाने के लिए तैयार हूं। आप तो बस बताइए कि क्या करना होगा। पंडित जी ठाकुर कुशाल सिंह की ओर देखते हुए कहते हैं, ठाकुर सा, हमें यश कुंवर सा की शादी एक लड़की से करनी होगी जो मिथुन राशि की कन्या हो और कश्यप गोत्र की मांगलिक लड़की हो। अगर आप यश कुंवर सा के लिए एक लड़की ढूंढ लेते हैं और उनके जन्मदिन से पहले, मेरा मतलब है कि इन 5 दिनों में उनकी शादी करवा देते हैं तो उनकी जान बच सकती है। ठाकुर कुशाल सिंह जी कहते हैं, लेकिन 5 दिन में हम ऐसी कन्या ढूंढेंगे कैसे? पंडित जी, ये काम भी मैं आपको ही सौंपता हूँ। देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे यश के लिए ऐसी लड़की ढूंढ दीजिए जो उसकी जान बचा सकती है। पंडित जी कहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है ठाकुर सा? कुंवर सा सिर्फ 14 साल के हैं और उनके लिए उनसे छोटी उम्र की कन्या ढूंढना और उससे उनकी शादी करवाना? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन यश के लिए ऐसी लड़की ढूंढो, ऐसी लड़की जो उसकी जान बचा सकती है। सीन 2। गांव के छोटे से किसान हेमंत के घर के बाहर खड़े होकर एक जमींदार जोर जोर से चिल्ला रहा था, हेमू, कामचोर कहेगा, बाहर निकल, मेरी आवाज आ रही है या बहरा हो गया है? बाहर निकल, तू बाहर आता है या मैं अंदर आऊं? जमींदार जैसे ही उसकी छोटी सी झोपड़ी की और अपना कदम बढ़ाता है, एक छोटी सी 12 साल की लड़की बाहर आती है और उससे कहती है, क्या है, क्यों सुबह सुबह अपना गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? यहाँ घर में रहने वाले लोग तुम्हें बहरे लगते हैं क्या? जमींदार मांगेलाल उस लड़की से कहता है, एक कशिश, आवाज नीचे करके बात कर, जानती है ना कि किसके सामने खड़ी है तू? बुला अपने उस कामचोर बाप को, कहाँ अंदर छुप कर बैठा है? कशिश उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख देती है और कहती है, मेरे बाबा कामचोर है। कामचोर होगा तू, और तेरा वो नालायक बेटा, जिसने मेरे बाबा पर कल हाथ उठाया था। और बाबा घर में छुप कर क्यों बैठेंगे? वो तुझसे डरते हैं क्या? अगर नहीं डरता तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अंदर घुसकर क्यों बैठा है? और उसे मारकर क्या गलत किया मेरे बेटे ने? एक तो मेरे पैसे खाकर बैठा है और ऊपर से 2 दिन से काम पर भी नहीं आया। मुफ्त के पैसे देता हूं क्या मैं उसे? कशिश उससे कुछ कहती उससे पहले ही बाहर से उसके बाबा हेमंत वहां आते हैं। कशिश अपने बाबा को देखकर कहती है, बाबा, आप ठीक है ना? क्या कहा वैद्य जी ने? कोई फिक्र करने वाली बात तो नहीं है ना? हेमंत को अपने पीछे से अपनी ओर आते देखकर जमींदार मांगीलाल कहता है, तो आ गया ढोंगी। अब बीमार होने का ढोंग करेगा तू? देख, तेरी बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुझे तो आज काम पर आना ही होगा, और जो 2 दिन का काम पड़ा हुआ है तुझे वो भी खत्म करना होगा। चल मेरे साथ। कशिश दौड़कर अपने बाबा के सामने आ जाती है और जमींदार मांगेलाल और बाबा के बीच आते हुए कहती है, देख मांगेलाल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ। मेरे बाबा को अकेला छोड़ दे, नहीं करनी है उसे तेरे यहाँ नौकरी। वो वहां वापस कभी नहीं आएंगे। कशिश की बात सुनकर मांगेलाल अपना मुंह बिगड़ाते हुए कहता है, बड़ी आई ये कहने वाली कि बाबा नहीं आएंगे वहां। ऐसे कैसे नहीं आएगा ये वहां? जब तक ये मेरे दिए हुए सारे पैसे मुझे वापस लौटा नहीं देता, इसे वहां आना भी होगा और काम भी करना होगा। अगर तू चाहती है कि मैं इसे आजाद कर दूं, तो मुझे मेरे पैसा लौटा दे। हाँ हाँ, लौटा दूंगी। कितने पैसे देने हैं बोल? देख, मैं तुझे तेरे सारे पैसे 2 दिन में लौटा दूंगी। तू बता दे कितने पैसे देने? मांगीलाल कशिश की बात सुनकर हंसने लगता है और हेमंत की ओर देखते हुए कहता है, सुना तेने क्या कह रही है कशिश? कि ये 2 दिन में मुझे मेरे पैसे लौटा देगी?
कहाँ से लाएगी ये 50,000 रू? 50,000 रू के लिए खुद को बेच देगी क्या? हेमंत कशिश की ओर देखता है, उसे डांटते हुए कहता है, कशिश, तुम जमींदार साहब से किस तरह बात कर रही हो? बड़े हैं ये तुमसे, इनसे अभी माफी मांगो और फिर अंदर जाओ। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगेगी मेरी जुती, इसे तो मैं। कशिश गुस्से में जमींदार की ओर बढ़ती है, तभी हेमंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जमींदार अपना मुंह बिगड़ाते हुए कहता है, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों के दोनों एक नंबर के नकारा है। मेरा बस चले तो तुम्हें अभी उठाकर गांव से बाहर फेंक दूं। हेमंत उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, माफ कर दीजिए जमींदार साहब, बच्ची है, कभी कभी ऐसी नादानी कर देती है। कशिश अपने बाबा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप क्यों इससे माफी मांग रहे हैं? इसकी इतनी हिम्मत है कि ये कशिश को हाथ भी लगा सके। बड़ा आया मुझे गांव से निकालने वाला। जमींदार कहता है, ये बच्ची है, आफत है आफत। देख हेमू, अब मुझे तू अपने काम पर वापस नहीं चाहिए। मुझे कल के कल अपने सारे पैसे वापस चाहिए, वो भी ब्याज सहित, वरना अपना ये घर खाली कर देना। तेरा ये घर मेरा होगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। उसके जाते ही हेमंत कशिश के पास बैठ जाता है और कहता है, कशिश ये क्या किया तूने? एक तो मेरी नौकरी भी गई, और अगर कल तक मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारा घर भी हमसे छीन लेगा। फिर कहाँ रहेंगे हम दोनों? बाबा आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं उसे कल कहीं से भी 50,000 रू ला कर दूंगी। हेमंत अपने सिर पर हाथ मारते हुए अंदर चला जाता है और कहता है, क्या करूं मैं इस लड़की का? ना तो मेरी कोई बात सुनती है और ना ही समझती है। अब पता नहीं एक दिन में कहां से 50,000 रू लाने वाली है। मेरी तो मती मारी गई थी जो इसे इसकी नानी के घर से यहां ले आया। सिर्फ मुसीबत बढ़ाती रहती हैं ये मेरी। सीन 3। राज पंडित के घर जो कुछ देर पहले ही हवेली से आए हैं, वो अपने घर आते ही देखते हैं कि एक शख्स उसके घर के अंदर चारपाई पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही पंडित जी कहते हैं, आप यहाँ? मैं शाम को आपसे मिलने आने ही वाला था। आपने मुझे जैसा कहने के लिए कहा था मैंने ठाकुरानी सा से ठीक वैसा ही कहा है। लेकिन हमारे लिए एक समस्या और है। हम ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? वो शख्स चारपाई से खड़ा हो जाता है और कहता है, उन साधु बाबा ने कहा है कि यश की जान 6 दिन बाद जाने वाली है, तो वो तो जाएगी ही। तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि वो साधु यहाँ से बहुत दूर चला जाए और फिर यहाँ कभी ना दिखे। और रही बात उस लड़की को ढूंढने की, तो कोई भी ऐसी लड़की ढूंढ लो जिसे शादी के 4 दिन बाद ही विधवा होने से कोई समस्या ना हो। कोई भी जरूरतमंद लड़की इसके लिए तैयार हो ही जाएगी। कंटिन्यू।